हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग लेकर आए हैं यूपी पीसीएससी प्री का टेस्ट 2024 के लिए। तो देखिए, एग्जाम का डेट आ गया है जो कि अक्टूबर में होना है। तो आप लोग टेस्ट करते रहिए लगातार। तो हम लोग आज ये पहला टेस्ट लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट को, ठीक है। और अगर टेस्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है 4, जिसमें बताया गया है कि 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, दूसरा है कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति, तीसरा है कमजोर निम्न दाब वाले दाब क्षेत्र, और चौथा है समुद्री तल पर ऊपरी अभिसरण। अब बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, 1 2 या 1 3 या 1 2 4 या 2 3 4। अब बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तो ये हो जाएगा आपका 27 डिग्री सही है, और कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति ये गलत है। और यहाँ पर हो जाएगा कमजोर निम्न दाब क्षेत्र, तो ये सही है। और चौथा हो जाएगा गलत, समुद्री तल पर ऊपरी अभिसरण नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 27 डिग्री सेल्सियस तो अधिक तापमान अधिक तो रहेगा, और अधिक तापमान की स्थिति में वायु की उत्थान के कारण भी निम्न दाब विकसित होता है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होते आवश्यक होती है। और जो इसमें दूसरा कह रहा है कि कोरियोलिस बल, तो ये इसकी कोरियोलिस बल की उपस्थिति, कोरियोलिस बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप होने से ही चक्राकार परिसंचरण तंत्र का उद्भव होता है। और ये देखिए, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रायः अभाव रहता है। तो देखिए यहाँ पर अनुपस्थिति है ना, यहाँ पे अभाव रहता है, इसलिए दूसरा हो जाएगा गलत। तो देखिए, अगर आप दूसरा गलत कर देंगे तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा है, गलत हो गया, यहाँ से दूसरा गलत हो गया, और यहाँ से भी। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा निर्मित निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है। गुम्फित नदी, चाप झील, जलोढ़ पंख या महाखंड। बताइए कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें सभी हैं, लेकिन ये महाखंड जो ऑप्शन डी है ये कथन गलत है। तो पृथ्वी पर समता स्थापक बलों में बहते हुए जल का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, और जब वही जल बहता हुआ जल गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रभावित होता है तो उसे नदी कहा जाता है, ठीक है। तो नदी किसको कहा जाता है वो पता चल गया। उसके बाद होता है कि नदी अपने उद्गम स्थल से मुहाने पर अपरदन और निक्षेपण का कार्य करती है। मतलब कि अगर नदी जा रही है तो कहीं से मिट्टी उखाड़ेगी, कहीं पत्थर रहेगा वहां उखाड़ेगा, फिर वहां से अपरदन करेगा। अपरदन मतलब मिट्टी को हटाएगा वहां से, फिर कहीं और ले जाएगा, तो उसको कह रहा है। तो देखिए वो आई और भी आकार की घाटी होती है, और उसमें गार्ज की होती है, जो कि महाखंड कैनियन होता है, जलप्रपात होती है, क्षत्रिपका होता है। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि यहाँ महाखंड जो है ये इसमें स्थलाकृति में नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वायुमंडल के निम्नलिखित संस्तरों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब बताना है कि देखिए, ऊपर पहले यहाँ पे क्षोभ मंडल रहता है, तो अब इसके ऊपर क्या रहेगा, सबसे ऊपर क्या रहेगा, उसको व्यवस्थित करना है। तो चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें। तो देखिए सबसे पहले तो होगा आपका क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है आपका समताप मंडल, उसके बाद हो जाएगा मध्यम मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और तब सबसे लास्ट में हो जाएगा बहिर्मंडल। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका 1 3 2 5 4, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित है। प्रशांत महासागर से बताना है, तो यह है हम्बोल्ट धारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब देखिए प्रशांत महासागर में कुछ और जलधाराएं हैं, जैसे कि उत्तरी विषुवत धारा, दक्षिणी विषुवत धारा, क्यूरोसियो की जलधारा है, कैलिफोर्निया की जलधारा है, ओसायूसियो या कुलराइड बोलते हैं उसको, उसकी जलधारा है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। तो ये आती है प्रशांत महासागर की। और अगर बात हो गया अटलांटिक की, तो अटलांटिक में हो जाएंगे महासागर में उत्तरी विषुवत रेखी धारा, दक्षिणी विषुवत रेखी धारा, प्रति विषुवत रेखी धारा, गल्फ स्ट्रीम यानी खाड़ी की धारा, फ्लोरिडा, ग्रीनलैंड, कनारी, लेब्राडोर, ब्राजील की धारा, फॉकलैंड की धारा, पछुआ पवन, बेंगुला की धारा, और ऐसे इसमें है। और उसके बाद हिंद महासागर जो जलधारा है, तो उसको नाम याद कर लीजिए। इसमें होते हैं आपके 7, सोमालिया की धारा, दक्षिणी ध्रुव विषुवत धारा, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अगुलहास, पश्चिमी पवन, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष स्रोतों में सम्मिलित है। तो भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और खनन से प्राप्त चट्टानें, उल्का पिंड
बताना है कौन सा इसका प्रयोग करिए कूट का चयन कीजिए कौन सा उत्तर होगा इसमें से। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा ज्वालामुखी उद्गार हो जाएंगे और खनन प्राप्त चट्टानें हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये दोनों जो है तो ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। खनिज है और भंडार स्थल क्षेत्र है। तो लव अयस्क है, तांबा है, कोयला बॉक्साइट है। तो यहाँ पर देखेंगे लव अयस्क हो जाएगा पेनरीज, तांबा हो जाएगा सैडबेरी, कोयला हो जाएगा डोनेट्स बेसिन और बॉक्साइट हो जाएगा अर्कनाक्स। चलिए तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं, 1 मिनट इसको पढ़िए, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। ओके चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह स्थान जहां से ऊर्जा मुक्त होती है अधिकेंद्र कहलाता है। और दूसरा कथन है भूतल पर स्थित वह बिंदु जो अधिकेंद्र के समीप होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा, इसमें दोनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। और दूसरा है प्रत्येक पूर्णिमा को बृहद ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो देखिए इसमें केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, तो ऑप्शन लगा देंगे बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? बताइए कौन से कारक हैं इसमें है? तो देखिए महासागरीय धाराएं हैं, स्थल एवं जल का असमान वितरण है, सनातनी पवने हैं, अक्षांश है। तो ऑप्शन लगा देंगे डी, चारों कथन से। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी है, अगर इसको देखना है देख लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गहराई बढ़ने के साथ लवणता में वृद्धि होती है। और दूसरा है वाष्पन की दर लवणता की मात्रा को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका केवल पहला कथन सही है, तो ऑप्शन लगाएंगे ए। नेक्स्ट, सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर किया गया था? तो जीबी मावलंकर, कृष्ण मेनन समिति, जीएस पाठक समिति या केटी सेन समिति। तो ये हो जाएगा आपका कृष्ण मेनन समिति, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये 1974 का है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देना, धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करना, ये तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा को स्वीकृति देना, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प पारित करना। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका 1, 2,
और 4। तो आपका ये तीसरा कथन गलत कर दीजिए। तीसरा यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। अब बचा है तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। विशेष प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है, उसके बारे में बोल रहा है, सिर्फ धन विधेयक नहीं। देखिए यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया भी हुआ था, कितने लोगों ने 110 लगाया था, लेकिन 109 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 114 है, सॉरी 114 नहीं, सिर्फ 14। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य बताना है। तो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, ये तो है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण और दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। तो यहाँ पर लगाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में है आपका कि अनुच्छेद है और उपबंध बताना है कौन सा उसमें सम्मिलित है। तो अनुच्छेद 129 में है सुप्रीम कोर्ट की अभिलेख न्यायालय, ये है, सही है। 131 में है सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता, ये भी है। 136 में है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता का वृद्धि, ये कथन गलत है। और 139 में सुप्रीम कोर्ट की पुनर्लोकन शक्ति, ये भी कथन गलत है। तो ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। तो देखिए यहाँ पर जो 100 यहाँ दिया है 136, 136 में उच्चतम अधिकारिता वृद्धि नहीं है, बल्कि उसमें हो जाएगा अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट के विशेष अनुमति, जबकि सुप्रीम कोर्ट को अधिकारिता में वृद्धि का प्रावधान 138 में किया गया है। ठीक है, तो ये 138 में है और इसमें नहीं है। 139 में देखिए क्या है, तो 139 में है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट जारी कर शक्तियां प्राप्त करता है, और ये जो कह रहा है कि पुनर्लोकन की शक्ति है, तो वो 137 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित नहीं किया गया था। संशोधन में जो नहीं किया गया था उसको पूछ रहा है। तो समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण संरक्षण के संवर्धन, ये तो हुआ था, ये दोनों हुआ था। उद्योगों के प्रबंधन की कर्मचारी भागीदारी, ये भी हुआ था। आय की असमानता को कम करना, ये कथन गलत है, तो इसी को लगा देंगे, सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विधायिका की किसी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती। और दूसरा है, बेरुबारी वाद में न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना। और तीसरा है, गोलकनाथ वाद में उद्देशिका को संशोधन योग्य माना गया है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से, तो इसको लगाएंगे 1 और 2, ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। देखिए केशवानंद भारती मामले 1973 में जो है कि न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार करते हुए उद्देशिका को संविधान के अभिन्न अंग को रूप में स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किन संवैधानिक उपबंधों में संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। तो नागरिकता संबंधी उपबंध, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्य विधान परिषद का गठन और संसदों में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 है, तो ऑप्शन ए लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव दिया था। तो यह दिया था आपका एमएल सिंघवी समिति। बताइए एमएल सिंघवी समिति कब था। तो ये 1986 की सिफारिश पे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, पूछा संविधान संशोधन और उपबंध। 21वां संविधान संशोधन में कह रहा है मणिपुर भाषा को 8वीं अनुसूची में जो शामिल किया गया था। मणिपुर भाषा को तो 72वें में जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन में देखिए 1967 में पारित किया गया था, जिसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, 1992 जो कि 1971वां संविधान संशोधन था, जो कि मणिपुर जोड़ा गया था, और उसमें मणिपुर नेपाली कोंकणी था। तो ये पहला ही कथन गलत हो गया, तो इसी को सही कर देंगे, बाकी सब सही होगा। 24वां में है, संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। और 17वां संविधान संशोधन में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य शामिल। और 97 में है, संविधान भाग 9 में ख जोड़ा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीबी कम करने के मामले में शीर्ष पर रहा है। तो वह रहा है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले निम्नलिखित मौद्रिक उपकरणों में से कौन से परिणात्मक उपकरणों में शामिल है। नगद कोष अनुपात, बैंक दर, नैतिक दबाव, खुले बाजार की क्रियाएं। बताइए कौन सा इसमें सही होगा।
तो इसमें हो जाएगा आपका 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा बी। तीसरा वाला कथन गलत है, तीसरा वाला जो है नैतिक दबाव, ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए समर्थ अभियान का उद्देश्य है? समर्थ, तो समर्थ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, चर्चा में बहुत था, वो था ग्राम पंचायत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया लखनऊ में, याद होगा आपको 32 लाख करोड़ रुपए का था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं की जाती है? विश्व आर्थिक मंच नहीं की जाती है, बताना है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट ये की जाती है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ये की जाती है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ये नहीं होता है, तो यही होगा सही, और वैश्विक यात्रा पर्यटन रिपोर्ट ये भी की जाती है, तो ऑप्शन इसको लगाएंगे सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कौन सा सुमेलित है? बेरोजगारी और बेरोजगारी बताना है, कारण बताना है। चक्रीय बेरोजगारी, तो आर्थिक उतार चढ़ाव लिख रहा है, और घर्षणात्मक रोजगार छोड़ने और प्राप्त करने के मध्य अंतराल, ये भी सही है। संरचनात्मक, तो ये कौशल असमानता, ये भी सही है। शास्त्रीय, तो यह उच्च वेतनमान, तो ये भी सही है। तो चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वैधानिक तरलता अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नगद, स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है, और दूसरा है इसकी अधिकतम सीमा 40% निर्धारित की गई है। कौन सा कथन सही होगा? तो ये जो 40% निर्धारित की गई, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस वक्र द्वारा प्रजनन तथा आर्थिक विकास के मध्य संबंध को प्रदर्शित किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका बेकर वक्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, योजना आयोग द्वारा शहरी गरीबी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो यह किया गया था आपका हाशिम समिति, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न प्रमाणन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन मानदंडों को पूर्ण करना आवश्यक है? तो देखिए 3 ऑप्शन है इसमें, है 3 स्टेटमेंट। उद्यम न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, पिछले 3 वर्षों के दौरान कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 1,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो ये हो जाएगा, इसमें केवल 1 और 2 सही है, तीसरा कथन गलत है, ऑप्शन नंबर लगा देंगे ए, पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अनुपस्थ तरंगे हैं, इन तरंगों में माध्यम के कारण कणों का विस्थापन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। 20 kHz से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। तो बताना इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा, इसमें केवल 30 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में लोहे के साथ निम्नलिखित में से किनका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है निकेल एवं क्रोमियम का। क्वेश्चन नंबर 33 है, कथन और कारण क्वेश्चन है। चांदी की वस्तुएं कुछ दिन वायु में छोड़ने पर काली पड़ जाती है, क्योंकि चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उपकरण और उपयोग। एनीमोमीटर दिया है वायु के घनत्व का मापन, क्रोनोमीटर दिया है पानी के जहाज में समय का मापन, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता की जांच, और स्फिग्मोमैनोमीटर, तो यह है धमनियों के रुधिर दाब का मापन। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो इसमें देखिए पहला ही गलत है, एनीमोमीटर वायु के घनत्व का मापन दिया है, तो ये कथन गलत हो जाता है। एनीमोमीटर मौसम विज्ञानियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो कि मौसम के पैटर्न का अध्ययन करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस में ऊष्मा प्रायः चालन द्वारा स्थानांतरित होती है, और दूसरा है द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है, और तीसरा है गैसों में ऊष्मा के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है, तो हाँ 1 और 2 है, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर देखिए 36,
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, अम्ल है और स्रोत है। फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा आपका लाल चींटियां। साइट्रिक अम्ल हो जाएगा खट्टे फल। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा आपका दूध। और ग्लूटेमिक अम्ल हो जाएगा गेहूं। 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है? कृत्रिम रेशा नहीं है बताना है। रेयान है, नैनॉल है, एक्रिलिक है और एस्पार्टेम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है इसमें बताना है। तो देखिए, जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। सही बात है, करता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अधिक अभिक्रिया करता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। यह भी सही है। तीसरा है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो यह कथन गलत है। और चौथा है, जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। तो यह सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो गलत पूछा था। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए, अमोनिया के उत्पादन में होता है, उच्च ताप मापने वाली तापमापी में होता है, कृत्रिम गर्भाधान के वीर्य में संचरण में होता है, चर्म रोगों के औषधि निर्माण में। ये कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए यहाँ पर है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा आपका अमोनिया उत्पादन। और अमोनिया हाइड्रोक्साइड हो जाएगा खिड़की के कांच के साफ करने के लिए। और यहाँ पर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये साबुन भी निर्माण है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये है रेचक या एंटासिड के रूप में। 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर है आपका सी में। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, बजट से क्वेश्चन आते हैं। तो राज्य में बेरोजगारी दर 4.2%। दूसरा है, स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मर की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। चौथा है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर होता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो इसमें देखिए, दूसरा हटा दीजिए और 1 3 4 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? अभियान है, संबंधित देश है। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन कावेरी सूडान और ऑपरेशन देवी शक्ति यमन दिया है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति यमन में नहीं आता है। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अगस्त 2021 चलाया गया तालिबानियों के लिए। तो ये गलत हो जाएगा। और ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया, ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रोजेक्ट अलंकार योजना उद्देश्य है? बताइए कौन सा है। तो देखिए, ग्राम पंचायतों की डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, ये कथन गलत है। राजकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है सरदार उधम सिंह, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? यह राज्य पर्यटन नीति 2018 को प्रतिस्थापित करती है। दूसरा है, यह लागू होने की तिथि से आगामी 10 वर्षों हेतु प्रभावी होगी। और तीसरा है, इसके अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कौन सा कथन होगा सही इसमें से? तो देखिए, 1 और 3 कर दीजिए सही, दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर लगाएंगे सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक ब्लू स्काई व्हाइट क्लाउड के लेखक कौन है? बताइए कौन है? निर्मल घोष है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा 15 जुलाई 2023 को मनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस का विषय था? तो यह था परिवर्तन भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों, युवाओं को कुशल बनाना, ऑप्शन नंबर डी है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 की महिला एकल खिताब विजेता ईगा स्वीटेक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यह है आपके पोलैंड।
क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सामूहिक विवाह से संबंधित योजना, इसके लाभार्थी के लिए उत्तर प्रदेश अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। और तीसरा है, इस योजना का लाभ परिवार के सभी बालिकाओं को प्राप्त होगा। और चौथा है, इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपए तक की धनराशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बताओ कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए इसमें 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर चौथा लगा दीजिए और 2 लगा दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हम लोग आज 50 क्वेश्चन करेंगे और आज ये इसका पहला टेस्ट है। तो 50 क्वेश्चन के बाद इसी में पार्ट 2 बना दिया जाएगा जो कि 150 क्वेश्चन का स्लैब था। तो इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। चलिए बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।